नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। तो आज से हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल फर्स्ट का पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटम यानी कि परमाणु। इससे पहले एक सिलेबस की वीडियो मैंने डाली थी, जिसमें मैंने आपसे डिटेल सिलेबस डिस्कस किया था। कितने मॉड्यूल में हम इसको डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं अपनी इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को। और मैंने बताया था कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक करता है तो उसी पर्टिकुलर ऑर्डर सीक्वेंस में हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जहाँ मर्जी आए वहाँ से हम उठा के वीडियो देख लेंगे और अपना काम चल जाएगा, पर्टिकुलर ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा। एक छोटी-सी बात और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जिन बच्चों का पहले इस सिलेबस से कोई नाता नहीं पड़ा और वो अब की बार इस रिसेंटली कोई भी अभी आपके सामने जो एग्ज़ाम है और आप सोच रहे हो कि इसी एग्ज़ाम में हम इस थ्योरी को पढ़कर फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, तो आपको एक छोटा-सा टास्क करना पड़ेगा। सिलेक्शन 101% होगा, उन भी बच्चों को होगा जो पहले भी तैयारी कर रहे थे और उन बच्चों का भी होगा जो फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। करना क्या है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस सिलेबस से फेस टू फेस होंगे, उनको पहले वीडियो देखनी है, 1.5 की स्पीड, 2 की स्पीड, जिस भी स्पीड में आप कंफर्ट हो। नोट करना चाहे वो बच्चा नोट भी कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से नोट करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीडीएफ के जो वीडियो है इसी के बराबर में आपको जो बोर्ड पे यहाँ होगा वो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना? पीएनजी फाइल मिल जाएगी। जो बोर्ड पे लिखते हैं उसे पीएनजी फाइल बोलते हैं और वो आपको मिल जाएगी। करना क्या है, पहले वीडियो देखनी है, फिर पीडीएफ को रीड करना है उसी दौरान। वीडियो देखी 1 या 2 मिनट के बाद आपको पीडीएफ रीड करनी है और पीडीएफ को रीड करने में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट ही लगेंगे, अगर क्लास आपने ध्यान से देखी हो। याद हो तो अच्छी बात है, ना याद हो तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ पढ़ने के बाद फिर से वीडियो, ये उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम इस सिलेबस को कर रहे हैं। आप मेरा कहना मान के ऐसे कर लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ थ्योरी का सिंगल क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम टाइम में गलत नहीं होगा। क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं। चोरी करने के बाद एमसीक्यू लगा लीजिए, एमसीक्यू का भी एक छोटा-सा बैच है वो लगा लीजिए। आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और ये प्रॉमिस पहले दिन भी है, लास्ट दिन भी है और एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे उस दौरान भी आपसे मेरा यही प्रॉमिस रहेगा, बेटा सिंगल क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस अगर आ गया तो बात अलग है, लेकिन सिंगल क्वेश्चन भी जो सिलेबस का होगा वो आपका गलत नहीं होगा। तो वीडियो, पीडीएफ और फिर से वीडियो देखनी है। दोबारा जब वीडियो देखो तो स्पीड बढ़ा के देख लेना। अगर कोई 1 घंटे की वीडियो है तो 3 की स्पीड में देखोगे तो मेरे ख्याल से 15, 17, 18, 20 मिनट आपके लगेंगे। जो कोई चीज़ आती है तो उसको थोड़ा-थोड़ा स्किप करके देख लेना। इस प्रकार से सारा सिलेबस करना है। जितने भी वीडियो आपको मिलेगी वो सारी इसी प्रकार से करनी है। और जिन्होंने पहले सिलेबस कर रखा है, पिछली बार तैयारी की थी, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एक बार वीडियो देख के पीडीएफ पढ़ लेंगे और फिर एग्जाम टाइम में फिर से पीडीएफ ही पढ़ लेंगे तो इतना काम चल जाएगा। उनको वीडियो बार-बार देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कवर होगी। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस सिलेबस को करेंगे, उनसे मेरी ये एक छोटी सी सजेशन है, इस प्रकार से कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अपनी गिरफ्त में होगा, ह्यूमन एरर को छोड़कर। भाई आते हुए पर्सन गलत करके आते हो तो उसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ हम करेंगे वो लिमिटेड टाइम पीरियड में रिलेवेंट सिलेबस करेंगे, फालतू आलतू फालतू की चीजें नहीं करेंगे हम। जो अपने पीछे किसी न किसी एग्जाम में आई है उससे रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे। जैसे पहला जो टॉपिक है वो एटम है। एटम यानी कि परमाणु। होता क्या है कि ये जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिला-जुला टॉपिक है, वहां से उठा के यहाँ पढ़ना पड़ता है। लेकिन इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना कि हम पूरी केमिस्ट्री के अंदर ही चल जाएँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कैसे होता है ना? कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनती है, इसके अंदर सब सेल के अंदर सब सेल कैसे होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं, इतना डिटेल से नहीं पढ़ना। हमारे एग्ज़ाम में एटम के 3 बेसिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका व्यास कितना है ना? एटम का व्यास कितना है? एटम मिलकर क्या बनाते हैं? एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर जो नाभिक है, उस नाभिक के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं? बाहर चक्कर कौन लगाता है? जो चक्कर लगाता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? उस पे चार्ज क्या होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन साथ में मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में 1-2 साइंटिस्ट से रिलेटेड बात पूछ ली जाती है। जैसे फादर ऑफ एटम कौन है? फादर ऑफ न्यूक्लियस कौन है ना? नाभिक के पिता कौन है? पूछ लिया जाएगा फादर ऑफ सेल कौन है? ऑर्बिट जिसे हम बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और 1-2 इनके मॉडल भी पूछे गए हैं। जैसे प्लम पुडिंग मॉडल क्या है?
है ना? इस प्रकार के गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉड्यूल क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो हमें जो पढ़ना है अपनी इस इलेक्ट्रिकल थ्योरी में, वो पढ़ना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना सा ध्यान रखें। मैं चाहता तो इस टॉपिक को, अगर कभी मान के चलो साइंस करा रहा होता, तो इस टॉपिक पे ही मैं 5-6 लेक्चर देता, है ना? और फिर भी ये खत्म नहीं होता, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करा के एंड वेंड करके 10 लेक्चर हो जाते। लेकिन हमें पढ़ना है अपनी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई अपना एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो वो भी कवर हो जाए। इस टॉपिक को करने के बाद मैं यहाँ पीडीएफ को पढ़ने के बाद, फिर से वीडियो देखने के बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उस पहले लेक्चर से आपको रियलाइज हो जाएगा कि किस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज और देखो, मैं जितनी भी थ्योरी, जैसे आप देख पा रहे हो, बहुत साफ सुंदर शब्दों में यहाँ लिख रखी है थ्योरी। अब होता क्या है कि मैं चाहता तो इसको यहाँ लिख के भी बता सकता था, लेकिन मेरे को लगता है एज पर माई एक्सपीरियंस, आज की जो टाइम है वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का टाइम है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का टाइम का मतलब ये है कि भाई मैं यहाँ लिखूं, लिखते टाइम मैं इतने ह्यूमन एरर मेरे से भी हो गया, आपस से भी होते, लिखते टाइम गलती हो जाती है, फिर उसको इरेज करो। तो जो क्वालिटी टाइम होता है जिसमें मैं आपको समझा सकता था और आप समझ सकते थे, वो टाइम लिखने में खराब हो जाता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, लिखने की कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं, आप समझिए, समझ के बाद उसको पीडीएफ को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। यानी कि आपको 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को पिकअप करना है, लिखना नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है भाई सीट भर के आनी है। वो आईटीआई पॉलिटेक बीटेक में हम बहुत अच्छे बखूबी से कर चुके हैं, और आईटीआई में तो आपको पता ही है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही बच्चे पास हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम में आपको आंसर तो ऑलरेडी उस क्वेश्चन पेपर में ही मिलेंगे, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। हमें तो एक अच्छे वाला ऑप्शन जो एग्जामिनर चाहता है उसको क्लिक करना है। तो मैं यही सोच रहा हूं कि मैं इसमें लिखने में ज्यादा टाइम ना तो मैं खुद का खराब करूं ना आपका कराऊं, आपको मैं समझाने में टाइम दूं। जितना टाइम मैं लिख के टाइम को खराब करूंगा, हाँ, एक मिनट, जितना टाइम मैं आपके लिखने में खराब करूंगा, आपसे लिखाने में खराब करूंगा, उतना ही टाइम हम समझने में करेंगे कि पेपर में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो आपको बहुत साफ सुथरे शब्दों, अच्छा इसका बेनिफिट रहेगा कि आप जब वीडियो देखने के बाद ना रीड करोगे ना, तो मजा आएगा पढ़ते टाइम, भाई हाँ सर ने ऐसे ऐसे बताया था और देखो साफ सुथरे शब्दों में हमें मिल गई। तो यही पीएनजी फाइल है, इसमें मैं चीजें ऐड करता चलूंगा। यही पीएनजी फाइल आपको कहां मिल जाएगी, यही पीएनजी फाइल आपको वीडियो के बराबर में मिल जाएगी, और फिर उसको आप रीड कर लेना, फिर से वीडियो को देख। कहने का भावार्थ ये है मेरे भाई बंधुओं, है ना, जितने भी मित्रगण हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं, कहने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि लिखने में टाइम खराब नहीं करना है। टाइम है वो आज का टाइम है, वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का, स्मार्ट वर्क करने का है। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के समझना है, जो मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट पे ध्यान देना है कि हाँ चीजें ऐसे है, और फिर इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन ये होगा बस। अगर किसी मान के चलो जितने भी नंबर की थ्योरी आती है, जैसे 75% सब्जेक्ट सिलेबस रहता है वो टेक्निकल का रहता है, 75% थ्योरी में से मैं विश्वास दिलाता हूँ आउट ऑफ सिलेबस 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। ना तो उसमें मेरा बस चलेगा ना आपका बस चलेगा, लेकिन फिर भी अगर अच्छे से थ्योरी की होगी ना, वो आउट ऑफ सिलेबस वाले भी क्वेश्चन ठीक होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे साथ पढ़ते रहिए, एमसीक्यू का बैच एक बार वो भी अच्छे से निकाल दीजिए, और यूट्यूब पे जो मैंने सेशन लिए हैं उनको अटेंड कर लीजिए। 70 प्लस टारगेट मेरा प्रॉमिस रहेगा, चाहे आपका लेवल कैसा हो, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ, विद्या की देवी सरस्वती माता है। हम जाएंगे 3 बेसिक पार्टिकल ऑफ एटम, एटम के 3 मूलभूत बेसिक कणों पर। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन ये एटम आखिरकार बना कैसे है, किस प्रकार से इसकी थ्योरी जो पेपर में पूछी गई है, जैसे पूछा गया फादर ऑफ एटम कौन है, जैसे पूछा गया कि फर्स्ट टाइम एटम थ्योरी किसने दी, जैसे पूछा गया कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, ये 3-4 क्वेश्चन आए हैं अपनी थ्योरी में। फिर आगे के जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो तो फिर हमें करने ही करने हैं। तो बस 5 या 7 मिनट लगेंगे थ्योरी से रिलेटेड इसको पढ़ के, फिर हम अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले एटम थ्योरी के बारे में, एटम की थ्योरी, परमाणु से की थ्योरी के बारे में सबसे पहले अपने लिए बहुत प्राउड की बात है, अपने एक इंडिया के साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है, महर्षि कर्णाद। क्या नाम है जी? महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद गुजरात में जन्मे हैं, और इन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया, परमाणु के बारे में बताया, और बताया भी कब? ईसा मसीह के जन्म से 800 वर्ष पूर्व, यानी कि 800 ईसा पूर्व। ईसा मसीह का जन्म जब हुआ उसी को हम जीरो से काउंट करके उसके बाद को आगे को हम ऐसे पढ़ते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे आज हम 2025 में।
और ईसा मसीह के जन्म से पहले की चीज को हम ऐसे पढ़ते हैं, 1 ईसा पूर्व, जन्म से 1 साल पहले, 2 ईसा पूर्व, फिर 3 साल, जन्म से 3 साल पहले 3 ईसा पूर्व, तो जन्म से 800 वर्ष पूर्व। सोच के देखिए 800 वर्ष वो और 2025 में अब है, इन सबको मिला के देखा जाए तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। इतने वर्ष पहले एक अपनी इंडिया के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि कणाद, और अपने लिए गर्व की बात है कि सबसे पहले एटम के बारे में इन्होंने ही बताया। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। जो आपका एटम है वो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि कोई भी पदार्थ, जैसे ये मेरा हाथ में मार्कर है ना, ये मार्कर है, ये वैसे तो आपको पता है सॉलिड मटेरियल है, मतलब सॉलिड पदार्थ है। और सॉलिड में भी कौन सा है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इन 3 प्रकार के हम मटेरियल पढ़ेंगे। इंसुलेटर है, इसमें से करंट पास नहीं होता। तो ये जो पदार्थ है ना, ये छोटे 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 एटमों से मिलकर बना है। ये बात सबसे पहले किसने बनाई, ये बात सबसे पहले बनाई क्या है, बताई है किसने, महर्षि कणाद ने। कब बताई, ईसा मसीह के 800 वर्ष पूर्व। यानी कि पदार्थ, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी, पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ, जैसे मैंने मार्कर का जिक्र किया है, उसकी सबसे छोटी इकाई है वो कौन है, परमाणु है। परमाणु पदार्थ का एक अविनाशी कण है। अविनाशी कण का मतलब क्या है, जिसका कोई नाश ना हो सके, जिसका कोई खात्मा ना हो सके, उसे अविनाशी कहते हैं। यानी कि परमाणु पदार्थ का अविनाशी सबसे छोटा कण है। जैसे ऐसे सोचो कि कोई कागज का एक टुकड़ा है, कागज के टुकड़े को ना ऐसे चीरते चलो, टुकड़े करते चलो, मोड़ना मोड़ना स्टार्ट कर दो, मोड़ते चलो मोड़ते चलो मोड़ते चलो, एक टाइम ऐसा आएगा कि कागज के टुकड़े को आप नहीं मोड़ पाओगे, कितना भी फोर्स लगा के। इसका मतलब वो छोटे से छोटा कण हो गया उस कागज के टुकड़ा का, जिसको आप और ज्यादा नहीं मोड़ सकते। ठीक उसी प्रकार से इस पदार्थ के टुकड़े करते चलो करते चलो करते चलो, इतना छोटा टुकड़ा आ जाए कि अब आगे चलकर उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता और उसके छोटे पार्टिकल नहीं किए जा सकते, उसी को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और वो परमाणु का टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसका अंत नहीं किया जा सकता, इस वजह से परमाणु पदार्थ का क्या है, अविनाशी कण है, जिसका नाश नहीं किया जा सके। और ना ही उसका आगे चलकर क्या नहीं किया जा सकता, विभाजित किया जा सकता। ना तो उसका नाश किया जा सकता, अविनाशी है, ना ही उसका विभाजन किया जा सकता, यानी कि अविभाज्य है। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने बताया, अपने इंडिया, जस्ट रीड करना है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि फर्स्ट एटम थ्योरी किसने दी है, प्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया है। लेकिन अपने स्टार्ट करना है और अपने लिए गर्व की बात थी, इस वजह से ये टॉपिक हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया कि 800 ईसा वर्ष इंडिया के अपने एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम महर्षि कणाद था। इन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया। क्या बताया कि पदार्थ परमाणु की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो क्या है, आगे चलकर जिसका और कोई टुकड़ा विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसका कोई अंत नहीं किया जा सकता, मतलब अविनाशी है। जस्ट रीड करना है, ठीक है। लेकिन इनकी थ्योरी को ना आज के टाइम में हम बुकों में ज्यादा नहीं पढ़ते। इसके पीछे का कारण क्या है, एक तो ना इतना टाइम, साल, इतने टाइम पीरियड पहले, उस टाइम बताओ कहाँ कोई कोई एक्सपेरिमेंट, क्या पता उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया, कोई लिखित प्रमाण नहीं है। आज के टाइम में कोई भी साइंटिस्ट खोज करता है ना तो उसे पेटेंट करा देता है। जैसे मैं कोई चीज की अगर इन्वेंशन करता हूँ, डिस्कवरी करता हूँ, तो मैं कह देता हूँ कि भाई डिस्कवरी की है मैंने इस चीज की, तो मेरे नाम के साथ उसका टैग लग जाएगा। और इन्वेंशन मतलब खोज करता हूं तो भी मैं अपने आप इस चीज को पेटेंट करा लूंगा। लेकिन ईसा मसीह के 800 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद जी ने कोई अगर चीज बताई है, हो सकता है कि पीछे उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट, कोई लॉजिक, तथ्य दिया हो, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इस वजह से इनकी थ्योरी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं थी। इस वजह से बुकों में हम महर्षि कणाद को ज्यादा नहीं पढ़ते। तो महर्षि कणाद ने जो थ्योरी दी थी, देख पा रहे हो, महर्षि कणाद जी ने जो थ्योरी दी है वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं है। इस वजह से उनकी थ्योरी को हम बुकों में नहीं पढ़ते। लेकिन सबसे पहले बताया किसने, सबसे पहले बताया महर्षि कणाद ने कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। दो शब्द याद रखना, अविनाशी है और अविभाज्य है। नाशी मतलब जिसका नष्ट नहीं किया जा सकता, अविभाज्य मतलब जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हीं की थ्योरी को डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देंगे, डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देंगे कौन, 1808 में, कौन, जॉन डॉल्टन। कौन कर देंगे जी, जॉन डॉल्टन। अब वो थ्योरी थी ना, वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं थी होगी भी, लेकिन वो उसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन इसी डिट्टो कॉपी, इन्हीं के आइडिया को कॉपी पेस्ट करते हैं कौन, जॉन डॉल्टन साहब। और कब करते हैं, 1808 में। 800 वो और 1800 ये, ऑलमोस्ट 2600 वर्ष बाद, 2600 वर्ष बीच में बीत गए, तब जाके एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, जॉन डॉल्टन, जिसे हम फादर ऑफ एटम कहते हैं।
परमाणु के पिता भी कहते हैं। इन्होंने सेम डिटो कॉपी बात बोली। क्या बात बोली कि इन्होंने भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई किसे बताया? परमाणु को बताया। सबसे छोटी इकाई किसको बताया जी? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई बताया परमाणु को। किसको बताया जी? परमाणु को। ठीक है, ये सेम डिटो कॉपी। और वही बात बोलते हैं कि जो परमाणु है वो क्या है? अविनाशी है और अविभाज्य है। क्योंकि सबसे छोटी इकाई है तो इसका मतलब उसका कोई अंत नहीं किया जा सकता, और अविभाज्य है मतलब और ज्यादा उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सेम वही की वही बात इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दी। लेकिन इन्होंने जो बात बोली है वो आज किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, यानी कि कोई इन्होंने रिलेवेंट थ्योरी दी है, लिखित प्रमाण दिया है। इसी वजह से इसको जॉन डोल्टन साहब को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एटम कहा जाता है। फादर ऑफ एटम कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी। क्या दिया था इन्होंने? फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? तो हम कहेंगे फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी है किसने? जॉन डोल्टन साहब ने। और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एटम कहा जाता है। अब ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि फादर ऑफ एटम कौन है? तो क्या कहेंगे? जॉन डोल्टन। फादर ऑफ एटम जॉन डोल्टन ने क्या बताया? सेम डिटो कॉपी वही बात बताई कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, जो अविभाज्य है और अविनाशी है। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्रा बात बताई। इन्होंने क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को इकट्ठा किया जाए, जोड़ा जाए, जब दो या दो से अधिक परमाणु को, है ना, इन्होंने इकट्ठा करके तब इनका इन्होंने नाम दे दिया कि इनको कहा जाता है क्या? यौगिक परमाणु। आज के टाइम में आज के टाइम में दो या दो से अधिक परमाणुओं को आज के टाइम में दो या दो से अधिक परमाणुओं को हम क्या कहते हैं जी? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? आज के समय में हम जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को इकट्ठा किया जाए तो उसको आज क्या कहते हैं हम? आपको पता है ना कि ये जो छोटे छोटे परमाणु है, परमाणु के अंदर, एटम के अंदर ना, उस टाइम तो जॉन डोल्टन साहब ने कोई नई बात नहीं बताई, भाई इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो तो आगे चलकर कोई बताएंगे। लेकिन उस टाइम इन्होंने कहा कि ये परमाणु को इकट्ठा कर लेंगे ना तो धीरे धीरे अणु बनेंगे, और अणुओं को, बहुत सारे अणुओं को इकट्ठा कर लेंगे तो एक पदार्थ बन जाएगा। पदार्थ को तोड़ेंगे तो अणु निकलेंगे, अणु को तोड़ेंगे तो परमाणु निकलेंगे, और आज के टाइम में परमाणु को तोड़ेंगे तो अंदर 3 पार्टिकल और निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन्होंने एक बात एक्स्ट्रा बताई, दो या दो से अधिक परमाणुओं को इन्होंने क्या नाम दिया था? कंपाउंड, यौगिक परमाणु, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कंपाउंड। इंग्लिश में वैसे कोई खास जरूरत नहीं, आपको पता लग गया, यौगिक परमाणु बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आज के समय में दो या दो से अधिक परमाणु को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? जिसको हम बोलते हैं मोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी किसने बताई थी? जॉन डोल्टन साहब। क्लियर है इस स्लाइड का? जो बच्चा नोट करना चाहे वो नोट भी कर सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नोट करने के बजाय आप समझने पे ध्यान दीजिए। इस स्लाइड पे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया कि फादर ऑफ एटम कौन है, तो फादर ऑफ एटम कौन है? जॉन डोल्टन साहब। कब बताया? 1808 में। ठीक है, डेट वगैरह बस कोई ज्यादा जरूरी नहीं। इन्होंने भी सेम डिटो कॉपी वही बात बताई जो महर्षि कणाद साहब ने बताई थी। क्या कहा था महर्षि कणाद ने? कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, जो अविभाज्य है और अविनाशी है। और इन्होंने एक एक्स्ट्रा बात बताई कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को इकट्ठा किया जाए, आज के टाइम में उसे हम अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा था? कंपाउंड। कंपाउंड मतलब इकट्ठा, यौगिक परमाणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यौगिक परमाणु बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ये है अपने जॉन डोल्टन साहब। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। कहता है कि उसके बाद फिर लगभग 100 साल, 1808 के बाद में फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, जे जे थॉमसन। और आपको आगे चलकर पता चलेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोजकर्ता में, आप पढ़ते ना ट्रिक, ईट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से जे जे थॉमसन, टे से बनाते हैं थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे जे थॉमसन है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ जो जे जे थॉमसन को पढ़ रहे हैं ना, उनके मॉड्यूल से रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर में पूछा गया है कि प्लम पुडिंग मॉडल, पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आया कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? तो प्लम पुडिंग मॉडल दिया जी, प्लम पुडिंग मॉडल दिया है जे जे थॉमसन साहब ने। क्या? जे जे थॉमसन साहब ने। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे करें? क्या है प्लम पुडिंग मॉडल? तो उसको समझाने के लिए तो आया हूं भाई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हुआ क्या?
जे जे थॉमसन से पहले जो जॉन डॉल्टन साहब थे, उन्होंने बता दिया था कि भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, एक्सपेरिमेंट के साथ बताया कि भी सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, परमाणु है, और वो अविनाशी है और अविभाज्य है, यानी कि उसके और ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। 100 साल, ऑलमोस्ट 100 साल, 1808 के बाद 1904 में ऑलमोस्ट 100 साल बीते, 100 वर्ष के बाद इन्होंने ये कहा कि भाई जॉन डॉल्टन साहब कह के गए वो बिल्कुल सही है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है वो परमाणु है। लेकिन इस परमाणु के अंदर भी कुछ देखा गया है, नोटिस किया गया है, और जो नोटिस किया गया है ना, उसको मैं एक लिंक करके एक चीज से मैं बता सकता हूं। भाई किसी लोगों को जब जैसे कोई चीज मेरे को आती है, मेरे को कोई चीज आती है, तो मैं आपको कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, आपको कैसे समझाता हूं, तो एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाऊंगा। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, जापान की एक बहुत फेमस मिठाई थी, जैपनीज एक मिठाई थी जिसका नाम था प्लम पुडिंग। क्या नाम था जिसका? प्लम पुडिंग मिठाई थी। उस प्लम पुडिंग मिठाई को आप देख पा रहे हो सॉरी, ये जो प्लम पुडिंग मिठाई है ना, आज के टाइम में ऑलमोस्ट केक टाइप में ही समझ लो। इस प्लम पुडिंग जैपनीज एक मिठाई है, अपने हरियाणा वाले तो समझ लेंगे घेवर से। घेवर के अंदर क्या होता है, ऐसे गोल गोल हो गई घेवर, और उसके अंदर ना बीच में होल होते हैं। होल को आप ये समझ लो कि वहां ड्राई फ्रूट डाल रखे, काजू बादाम पिस्ता है ना, किशमिश, ये डाल रखे हैं। तो ये एक मिठाई थी। इन्होंने कहा, साइंटिस्ट साहब ने, जे जे थॉमसन ने, कि भाई ये जो पलम पुडिंग मिठाई तुम देख पा रहे हो ना, इस पलम पुडिंग मिठाई को ध्यान से देखो, ये जो तुमको काले काले रंग के ड्राई फ्रूट नजर आते हैं ना, ये तो है जी इलेक्ट्रॉन। क्या बताया इन्होंने कि ये तो है इलेक्ट्रॉन। और जो खाने योग्य बाकी जो हिस्सा बच गया, जो ड्राई फ्रूट के अलावा, जो होल है वैसे तो ये, लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूं कि भाई ये ड्राई फ्रूट समझ लो इनको तुम, लेकिन ये होल थे। इनको तो बोला कि भाई ये तो है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। नाम नहीं दिया था इन्होंने उस टाइम उसका। इन्होंने कहा कि भाई ये एक चार्ज है, ये एक प्रकार का चार्ज है, और इस चार्ज को इन्होंने कहा कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है, और बाकी जो बच गया वो पॉजिटिव चार्ज। लोगों को समझाया इस प्रकार से। बाकी कोई मिठाई पे तो कोई चार्ज तो आदान प्रदान तो होगा नहीं, लोगों को समझाने का एक तरीका था। और यही प्लम पुडिंग मॉडल को हम बोलते हैं क्या? वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मतलब तरबूज का सिद्धांत। तरबूज का सिद्धांत, अब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तरबूज को जब आप चीरोगे, है ना, एक अच्छे वाली फाड़ी बाहर निकालोगे, तो आप उसको ध्यान से देखना, कलर हो रही है, उसको ध्यान से देखना। इस तरबूज में एक तो हिस्सा होगा जो खाने योग्य, जिसे हम गिरी बोलते हैं, पल्प बोलते हैं, और एक हो गए बीज, सीड्स, काले रंग के जो बीज होते हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसे ही कहा कि जिस प्रकार से वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन मतलब तरबूज होता है, तरबूज में भी आप देखोगे जो बीज है वो तो एक प्रकार का एक चार्ज हो गया, और जो बच गया दूसरा खाने योग्य हिस्सा, जिसे हम पल्प या गिरी कहते हैं, वो दूसरा चार्ज है। यानी कि बीज को इन्होंने बताया कि ये जो बीज है वो तो है जी इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इस आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप जब जब पीडीएफ पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा। और जो दूसरा बच गया, जिसे हम पल्प या गिरी कहते हैं, वो उस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यही मॉड्यूल था क्या? प्लम पुडिंग मॉडल। अब हमें इतना डिटेल से नहीं जाना, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? जे जे थॉमसन। याद कैसे करोगे? जे जे थॉमसन है वो इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, और इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कुछ इस प्रकार से बोला गया था कि इस पे एक चार्ज है। इस प्लम पुडिंग मॉडल, इस मिठाई में दो प्रकार के चार्ज है। एक चार्ज है जिसपे जिसको नेगेटिव चार्ज से बोल देंगे, और एक चार्ज बच गया उसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के खोज करता कौन है? जे जे थॉमसन है। तो प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल दिया था जे जे थॉमसन को। प्लम पुडिंग मॉडल का अन्य नाम क्या है? तो हम कहेंगे वाटरमेलन मॉडल है। इसी प्लम पुडिंग मॉडल जैपनीज मिठाई है, इसी का अन्य नाम क्या हो गया? वाटर लेमन। नहीं, लेमन तो क्या होता है? लेमन तो नींबू होता है। यह है मेलन, वाटरमेलन मॉडल, यानी कि तरबूज का सिद्धांत। बोलो, क्लियर है क्या? यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? तो अच्छा, अब इसको पढ़ लीजिए। इस मॉडल में परमाणु को एक धनावेशित गोले के रूप में बताया। भाई परमाणु है वो पूरा का पूरा धनावेशित गोला है। ये पूरा जो गोला है वो परमाणु है, एटम है, और वो धनावेशित है ना, के रूप में दिखाया, जिसमें ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन डूबे हैं। ये जो पूरा जो गोला है, ये पूरा का पूरा गोला, ये जो पूरा गोला, जैसे बोला ना, अरे हम किस गोलवा पे आ गए हैं, बोलते हैं ना, कौन सी मूवी में बोलते हैं? आमिर खान, बताना जरा। इसको बताया कि ये जो पूरा गोला है, ये पूरा का पूरा गोला, है ना, जो लाल रंग की गिरी है,
ये पूरा का पूरा गोला किसका चार्ज से है? ये पूरा का पूरा गोला आपका पॉजिटिव चार्ज से भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है जी? पॉजिटिव चार्ज से भरा पड़ा है। लेकिन कहीं कहीं इसमें, है ना, जिसमें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन डूबे हैं, कहीं कहीं जो बीज नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं जो बेटा आपको बीज नजर आ रहे हैं, वो किससे डूबे हैं? ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं कहीं आपको डूबे नजर आएंगे। ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, उस टाइम ये बात नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अरे भाई, खोजे तो धीरे धीरे विकास का रूप लेती है ना। तो इन्होंने बताया कि ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है, या वाटरमेलन बोल दो, तरबूज बोल दो, बंद गोल आकार का, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा पड़ा है, और इसके अंदर जो कहीं कहीं आपके बीज है, वो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाले हैं, वो इसके अंदर धसे पड़े हैं, डूबे पड़े हैं। यही बात बोली, इस मॉडल में परमाणु को एक धनावेशित गोले के रूप में दिखाया गया था, इसमें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन डूबे हुए थे। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर घूमते हुए वृत्त में स्थित होते हैं। ये बात थोड़े टाइम के बाद बताई गई थी, इसमें मैंने इंक्लूड कर दी कि भाई पहले तो बोला कि इसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे पड़े हैं, डूबे पड़े हैं। बाद में पता चला कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ क्या लगते हैं? वृत्त में स्थित होते हैं, वृत्त में स्थित होते हैं। ठीक है, इस मॉडल में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। और यही क्वेश्चन कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? धनावेशित, ऋणावेशित, या उदासीन, या इनमें से कोई? बताओ। आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये बताया कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन धसे पड़े हैं, फिर बताया कि इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों तरफ ना वृत्त में स्थित है, फिर बाद में पता लगेगा चक्कर लगाते हैं, फिर बाद में पता लगेगा कि वो तो एक पर्टिकुलर कक्षों में चक्कर लगाते हैं, किसी में 2 आएंगे, किसी में 8 आएंगे, किसी में 18 आएंगे, किसी में 32 आएंगे, वो धीरे धीरे विकास होगा। लेकिन यहां एक बात इन्होंने मेंशन कर दी कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कक्षों में है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज है। यानी कि एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, है ना, उतना ही अगर हो जाए नेगेटिव चार्ज, तो बताइए एटम, यानी कि एटम विद्युतीय रूप से क्या हो जाएगा? एटम विद्युतीय रूप से हो जाएगा जी उदासीन। और यही पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन कि बताइए कि जो आपका परमाणु है वो विद्युतीय रूप से क्या होता है? तो परमाणु आपका विद्युतीय रूप से क्या होता है जी? उदासीन होता है। जैसे ऐसे समझो, मैंने किसी को 5 रुपए दे दिए और उसने 10-15 मिनट बाद मेरे को 5 रुपए वापस लौटा दिए, तो हिसाब बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 5 रुपए दिए थे, मतलब वो कर्जवान हो गया, 5 रुपए लौटा दिए, वो कर्जवान मुक्त हो गया। यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज है। कब तक? जब तक इस पे कोई बाहर से कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई नहीं करते। कोई भी कंडक्टिंग वायर होता है ना, ये तो इंसुलेटर है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है, जैसे ये वायर हो गया, अगर इस पे सोर्स ऑफ ईएमएफ बाहर से कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या है, कोई सेल या बैटरी से कोई ऊर्जा ना लगाई जाए, तो इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन डल अवस्था में पड़े रहते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं, सॉरी प्रोटॉन को छोड़ो, जितने पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। यानी कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के इसको नोट कर लेना। ठीक है, कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है जी? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्या होता है जी? उदासीन होता है। क्लियर होगी बात? 3 बातें बताई है। पहली बात बताई थी सबसे पहले, ईसा मसीह के 800 वर्ष पूर्व किसने? अपने इंडिया के साइंटिस्ट महर्षि कणाद जी ने। महर्षि कणाद की डिटो कॉपी बात 1808 में कौन कॉपी पेस्ट कर देते हैं? जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन बन जाते हैं फादर ऑफ एटम, क्योंकि उन्होंने जो बात बताई थी, महर्षि कणाद जी ने जो बात बताई थी, उन्हीं को बताते हैं कि परमाणु क्या है? सबसे छोटा कण है किसी पदार्थ का, जो क्या है? अविनाशी है और अविभाज्य है। लेकिन जॉन डाल्टन साहब उसको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताते हैं, इस वजह से फादर ऑफ एटम यानी कि परमाणु के पिता कहलाते हैं और फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी देते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और बताई, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को इकट्ठा किया जाए, आज के टाइम में वो अणु या मोलिक्यूल कहलाते हैं। उन्होंने उसका नाम दिया था कंपाउंड एटम, यौगिक परमाणु। फिर 100 साल बीत जाते हैं, बात है 1904 की। जे थॉमसन साहब कहते हैं कि भी मेरे पास एक बताने के लिए आपको एक चीज है, मेरे पास देखो ये एक जैपनीज मिठाई है जिसको हम प्लम पुडिंग बोलते हैं। ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है, ये ऐसे समझ लो कि ये धन आवेशित गोला है ना। धन आवेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज कोई बॉडी है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे हैं, ये समझ लो कि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं कहीं ऐसे धसा पड़ा है। जो धन आवेशित चार्ज है उसको बोला कि खाने योग्य हिस्सा तरबूज में गिरी है, और जो बीज है वो नेगेटिव चार्ज है, सीड्स यानी कि बीज है वो नेगेटिव चार्ज है। फिर इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा में स्थित रहते हैं, बीच में पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन कक्षा में स्थित रहते हैं।
और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से कोई भी एटम क्या है, विद्युत रूप से क्या रहेगा, उदासीन। क्या रहेगा, विद्युत रूप से क्या रहेगा जी, उदासीन रहेगा। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? जो बच्चा नोट करना चाहे वो नोट कर लेगा, वरना आगे बढ़ो। ठीक है, रोक के वीडियो रोक, नोट भी कर। नेक्स्ट देखिए, बस मोटी-मोटी जो 1-2 बातें हैं बस वो आपको ध्यान रखनी है। पहली 2 स्लाइड में 2 ही क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन आए। कौन-सा पहला क्वेश्चन? इंडिया वाले को तो हमने जैसे स्टार्ट किया था। पहला क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ एटम। दूसरा क्वेश्चन क्या आया, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? प्लम पुडिंग का अन्य नाम पेपर में पूछ लिया जा सकता है, वाटरमेलन मॉडल है। फिर परमाणु विद्युत रूप से क्या है? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन। लेकिन देखो 3 क्वेश्चन समझाने के लिए ना मेरे को एक थ्योरी देनी पड़ी है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन तो 75 ही आएंगे, लेकिन 75 क्वेश्चनों को हो सकता है एक वीडियो से एक क्वेश्चन आए, और हो सकता है कि 2-3 वीडियो से मैं एक क्वेश्चन आपको समझा पाऊं। लेकिन उन 75, कभी कभार ऐसे होता है ना कि जो धावक होते हैं, जो रेस मतलब जो रेस करते हैं, वो पूरे साल दौड़ते हैं, दिन रात एक मेहनत करते हैं, सर्दी गर्मी बारिश ठंडक है ना, किस प्रकार की परिस्थिति में दौड़ते हैं फाइनल एक दिन दौड़ने के लिए। 100 मीटर का अगर शूट मारते हैं तो 100 मीटर का शूट सेकंडों का होता है ना, सेकंडों का होता है। कितने सेकंड में? कोई 10 12 15 सेकंड का ही सारा खेल होता है। 7 से 8 सेकंड मतलब जो मिनिमम रिकॉर्ड है। तो उस टाइम को अचीव करने के लिए वो सारा साल दौड़ते हैं। तो हमें वो 75 क्वेश्चन समझने हैं, वो 75 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। उसके लिए हमें थोड़ा-सा डिटेल से सॉलिड पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप विश्वास रखिए कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से ना तो गेन होती है और ना ही इतनी आसानी से गेन की हुई चीज़ हाथ से निकलती है। कहने का भावार्थ ये है कि बेटा गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी लाइफ स्टार्ट, एक ऐसा स्टेटस बना देती है कि उसके बाद लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है। आपके जो वे ऑफ थिंकिंग है वो सुधर जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में पैसे के लिए बंदा भागता दौड़ता फिरता है, मेहनत करता है। गवर्नमेंट जॉब एक स्टेटस, आपका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ मतलब लोगों को, लोगों का नजरिया और आपकी जो विजिबिलिटी है, आपकी सोचने की क्षमता, आपके आगे की देखने की क्षमता वो भी बदल जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट जब 3 पीढ़ियां सुधार देती है, माँ बाप की सपने पूरे हो जाते हैं, हमारा बेटा कामयाब हो गया, खुद का तो लाइफ सेट होगी होगी, और आने वाले बच्चों के लिए आप वेल ना मतलब एक अच्छे वाला वेल सेटअप आप तैयार करके छोड़ देते हो कि भाई पढ़ाना हो तो अच्छी पढ़ाई भी दिला सकते हो, और जो भी समाज में रीति-रिवाज होते हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से परस्यू कर। तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए ना, वो वो एक जो 90 मिनट का पेपर है, घंटे का पेपर है या 2 घंटे का पेपर है, वो आपके पूरे जीवन का निचोड़ होता है ना? आपने बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो ली है, पहली से लेकर 10वीं तक आईटीआई, पॉलिटेक, बीटेक जो आपने क्वालिफ़िकेशन ली है, और फिर जो आज के टाइम में आप खुद को तपा रहे हो, एक-एक चीज़ को समझ रहे हो, उसका निचोड़ उस 90 मिनट में डिसाइड होगा। तो यहाँ इस प्रकार से प्रिपेयर कर लीजिए, जिस प्रकार से एक धावक पूरे साल दौड़ता है, उन चंद सेकंडों में खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन चंद मिनटों में खुद को रिप्रेजेंट करना है, तो अभी फिलहाल अपने आप को तपाइए। ठीक है? नेक्स्ट है जी 1911 में उनके थोड़े ही साल बाद एक साइंटिस्ट आते हैं। कौन है जी? कौन है साइंटिस्ट साहब? साइंटिस्ट साहब है जी रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। और ये रदरफोर्ड है ना, ये फादर ऑफ न्यूक्लियस है। तो पेपर में पूछा जाएगा कि फादर ऑफ न्यूक्लियस कौन? तो फादर ऑफ न्यूक्लियस है कौन? रदरफोर्ड साहब। कौन है? रदरफोर्ड साहब है। ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन एक बार मैं वीडियो को रोक देता हूं क्योंकि मेरी आ गई है जी चाय। चाय पी के फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूं। ठीक है? ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट कौन है? 1911 में रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब, जैसे आपसे पूछा गया कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया है? जे जे थॉमसन से। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट किसने दिया है? इसका अन्य नाम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉड्यूल है। ये किसने दिया है? हो सकता है भाई, और याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा, और ये शब्द याद कर लिया तो ये समझना भी कोई मुश्किल नहीं होगा, 1 सेकंड में ही खत्म हो जाएगा। समझो हुआ क्या, जिस प्रकार से जे जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल जैपनीज मिठाई लेके आए, तरबूज लेके आए, तो ठीक उसी प्रकार से रदरफोर्ड साहब कहते हैं कि भाई जो पीछे जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, महर्षि कणाद जी ने जो बात बताई है, फिर आपके जॉन जोल्टन साहब ने जो बात बताई है, और जो आपके जे जे थॉमसन साहब ने बात बताई है, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। मेरे को उनकी सी बात से कोई, क्योंकि देखो जब पीएचडी होती है या पोस्ट डॉक करते हैं ना जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो किसी न किसी चीज को बेस मान के फिर उस पे आगे चलकर कुछ अन्य चीजें बताते हैं।
है ना, कुछ इंक्लूड करते हैं और कुछ चीजों को कहते हैं भी ये चीज गलती, इसमें ये मॉडरेट किया जाता है, इसमें ये सही किया जाता है और अब ये चीज शामिल की जाती है। ठीक उसी प्रकार से धीरे 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 टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, धीरे धीरे चीजें आगे इंक्लूड मतलब शामिल होती गई। और इन्होंने क्या चीज इंक्लूड की, पीछे जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन साहब, वो ये तो बात आ गई कि धनावेशित कोई बॉडी है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो धसे पड़े हैं, यानी कि चार्ज को तो कहीं इन्होंने इंडिकेट कर दिया कि भी एक चार्ज होता है वो धनावेशित पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज हो गया नेगेटिव चार्ज। लेकिन उनको बताया, कभी कह रहे थे कि कक्षा में मौजूद होता है, कभी कह रहे हैं कि धसे पड़े हैं, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। इसी चीज को अच्छे से रदरफोर्ड साहब ये करते हैं एक एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं गोल्ड फाइल प्रोफाइल, यानी कि गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट। गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट, गोल्डन मतलब सोना, गोल्डन मतलब समझते हैं ना सोना, फिल्म मतलब पत्री, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, यानी कि ये करते हैं गोल्डन फाइल प्रयोग, यानी कि एक सोने की जिस प्रकार से ये जैसे कपड़ा है ना, सूती कपड़ा होगा, ये सूती शर्ट हो गई, ठीक उसी प्रकार से और कोई कपड़ा हुआ, ठीक उसी प्रकार से चादर भी तो होती है ना, लोहे की चादर जो टीन वगैरह बनाते हैं, कोई एल्यूमिनियम की, है ना, कॉपर और तांबे की तो कहां से लेके आएंगे, मान के चलो ऐसे। इनके पास जो चादर थी, एक पतली सी चादर थी, वो किसकी थी, गोल्डन की थी। गोल्डन मतलब गोल्ड, सोने की थी। और उस सोने की पतली सी चादर पर इन्होंने बौछार करवाई अल्फा कणों की। किसकी बौछार करवाई, अल्फा कणों की। तो इसका नाम पड़ गया दूसरा क्या, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब बौछार, प्रतिकिरणन बोलते हैं, बौछार करवाना, ऐसे समझ लो, समझा रहा हूं। हो सकता है कि इनका प्रॉपर मीनिंग कुछ और हो, लेकिन हमें तो क्वेश्चन से मतलब है ना। क्वेश्चन, एक सीधा सीधा क्वेश्चन तो यही है कि फादर ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड साहब है। तो वहां तक पहुंचने के लिए मैं बस आपको लिंक करके याद करवा रहा हूं। तो इन्होंने एक सोने की पतली से एक परत ली, चादर ली, और उस पे अल्फा कणों की बौछार करवाई। अब आपको पता है कि ये तीन प्रकार के कण होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है जी, और एक गामा होता है, अल्फा बीटा गामा। इन्होंने अल्फा ही क्यों यूज किया, क्योंकि अल्फा कण की ना स्पीड बाकी दो कण है जो बीटा और गामा, उनसे थोड़ी सी कम है। और स्पीड आप कहोगे सर स्पीड कम है, तो वो वाले लेते ना जिसकी स्पीड ज्यादा थी। अरे बेटा, हमें तो ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है, और कोई बहुत ही रैपिड फायर आ रहा है, जा रहा है, तो उससे क्या पता लगेगा क्या हो रहा है। कोई चीज स्लो एंड स्टडी चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो देख पा रहे हैं हम, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं भाई, हाँ ये चीज ऐसे हो रही है। इस वजह से इन्होंने किसका प्रयोग किया, अल्फा कणों का। दूसरी बात, अल्फा कणों पर बेटा कैसा चार्ज होता है, तो ध्यान रखेंगे, अल्फा कणों के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है। अल्फा कण कैसे चार्ज बॉडी होती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है। ये आपको यहाँ साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो, अल्फा कणों की बौछार करवा रहे हैं सोने की पन्नी पर, सोने की परत पर। और अल्फा कण पे कैसा चार्ज होता है, धन आवेशित अल्फा कण, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है। तो तीन नाम आ गए। एक तो नाम हो गया गोल्डन, सोने की पत्री से ध्यान आ जाएगा। फिर दूसरा याद आ गया अल्फा कण, अल्फा कण में पॉजिटिव चार्ज है, इससे ध्यान आ जाएगा। तीसरा जो इसमें ध्यान रखना है वो ये है कि जब ये अल्फा कणों की बौछार करवाएंगे सोने की पत्री पर, तो इन्होंने देखा कि जितने भी अल्फा कण जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, वो सोने की पत्री से ना बिना टकराए कॉर्नर की तरफ निकल गए। जैसे मैं आपकी कैमरे की तरफ आ रहा हूं, मैं आया आना तो आपके सीधा था, और मैं बाईपास ले गया, ठीक है। तो मतलब उन्होंने, जैसे ये मैं अल्फा कण हो गया, अल्फा कण मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और आप हो गए सोने की वो पत्री, ठीक है। मैं आपकी तरफ आना था, बौछार करा, जैसे टॉर्च से आप मारते हैं ना, ऐसे टॉर्च से, तो टॉर्च से मारते हो तो लाइट तो सीधी आनी चाहिए, ऐसे ऐसे आनी चाहिए, मैं साइड से ऐसे निकल गया, समझ गए। यानी कि इन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना टकराए निकल गए। ज्यादातर जो अल्फा कण है ना, वो ऐसे साइड में बाईपास हो गए। फिर इन्होंने देखा कि अल्फा कणों का कुछ हिस्सा मतलब बहुत कम कोणों से टकराता है, बहुत ज्यादा तो ऐसे साइड में बाईपास निकल गए, और कुछ एक टकरा रहे हैं। ज्यादातर तो ऐसे बाई साइड निकल गए और कुछ एक टकरा रहे हैं। जैसे मैं साइड से बाईपास इधर से ही निकल जाऊं, है ना, मैं साइड से बाईपास इधर ही निकल जाऊं, और मैं कह रहा हूं कुछ हिस्सा टकरा रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि भाई थोड़ा सा टकराए जाऊं, इस प्रकार से बिल्कुल बिल्कुल आपके पास आ गया, थोड़ा सा टकराया, मतलब यहाँ तो बहुत से कुछ ही कण टकरा रहे थे। और बहुत ही कम, कम कितना, 1 लाख में से, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख में से कोई एक कण जा रहा था, हिम्मत कर रहा था टकराने की, जाके टकराया, लेकिन जितनी स्पीड से वो टकराया उतनी ही स्पीड से वापस फेंक दिया उसे। मतलब मेरी हिम्मत होगी, चलो मैं चला जाता हूं, जितनी स्पीड से वो वापस, उतनी स्पीड से वापस आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा कण थे वो तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी। कैसी चार्ज बॉडी थी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी। और इन्होंने देखा कि भी जो बहुत सारे तो बिना टकराए निकल गए, कुछ एक टकराए,
कॉर्नर कॉर्नर पर, और एक कण 1 लाख में से एक कण टकराया, जितनी स्पीड से टकराया उतनी स्पीड से वापस गया, फेंक दिया उसे वापस। तब रदरफोर्ड साहब बोले मेरे को कुछ ये नजर आ रहा है कि इस बॉडी के अंदर ना कुछ चार्ज मौजूद है, इस सोने की पन्नी के अंदर कुछ चार्ज है। अगर चार्ज नहीं होता तो मैं धनावेशित कणों की बौछार करवा रहा था। चार्ज नहीं होता, कोई चीज डल होती है तो वो सीधी सीधी जानी चाहिए थी, ना तो उसको कोई खींच रहा, ना कोई मैंने कोई चीज फोर्सफुली आपकी तरफ ऐसे फेंकी तो मैंने फोर्स लगाया है तो वो आपकी तरफ आनी चाहिए। लेकिन मान के चलो बहुत तेज इधर से हवा का बहाव आए और मैं हल्का सा फोर्स लगा के ऐसे फेंक रहा हूं तो हवा के बहाव से ये तो चीज इधर निकल जाएगी। यानी कहने का भावार्थ ये था, रदरफोर्ड साहब ने कहा कि ये जो सोने की पन्नी है इसको हम ऐसे समझ ले कि इसके अंदर जब मैंने यहां कोई बौछार करवा रहे हैं तो सोने की पन्नी से साइड से ऐसे निकल रहे हैं, इसका मतलब कोई इसके अंदर एक चार्ज है जो इसको साइड हटा रहा है, साइड हटा रहा है। और फिर हमने देखा कि 1 लाख में से एक कण ने हिम्मत कर भी ली सीधा जाने की, तो जितनी स्पीड से सीधा गया उसको फेंक दिया बाहर, वापिस जा भाई तू। इसका मतलब इसके अंदर कोई चार्ज है। तो इन्होंने कहा जो अल्फा कण थे, वो जो अल्फा कण थे वो पॉजिटिव चार्ज थे। कैसा चार्ज था इनके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर भी कैसा चार्ज है? इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि पॉजिटिव अल्फा कण के अंदर कैसा, सोने की पन्नी के अंदर कैसा चार्ज ले लिया इन्होंने? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं और फर्स्ट टाइम पता चला कि चार्ज, समान जो चार्ज होते हैं ना वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। समान चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी कि सेम चार्ज रिपल टू ईच, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे की तरफ आते हैं। अपोजिट चार्ज यानी कि विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ आते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये फर्स्ट टाइम पता चला और किसने बताया? रदरफोर्ड साहब ने। कौन से एक्सपेरिमेंट से? गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट से, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉड्यूल से। अल्फा कणों की बौछार करवाई, पॉजिटिव चार्ज, सोने की पन्नी के बीच में पॉजिटिव चार्ज, है ना? पॉजिटिव चार्ज से 1 लाख में से एक हिस्सा टकराया, जितनी स्पीड से टकराया उतनी स्पीड से वापस आ गया। तब पता चला कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लाइक चार्ज को क्या कह सकते हैं? सेम चार्ज। लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज, एक जैसे चार्ज है वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। एक दूसरे को दूर भागते हैं जिसको हम बोलते हैं रिपल। रिपल को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं जी? प्रतिकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण कहते हैं। यानी कि एक दूसरे से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं जी? नफरत करते हैं, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अपोजिट चार्ज, समझते हो ना? अपोजिट चार्ज मेल एंड फीमेल, है ना? इतना भी नेगेटिव सेंस में नहीं बोला, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं। एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं। अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये प्रकृति का नियम है भाई, है ना? इसको हम नहीं बदल सकते। तो कह रहा है कि अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को जी करते हैं क्या? अट्रैक्ट। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? ये तो गया प्रतिकर्षण और ये हो जाएगा आकर्षण। क्या हो जाएगा जी? आकर्षण। तो फर्स्ट टाइम किसने बताया चार्ज के बारे में अच्छे से? चार्ज के बारे में अच्छे से बताया रदरफोर्ड साहब। कौन सा एक्सपेरिमेंट से? गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट। कौन सा अन्य नाम क्या है? अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉड्यूल। ठीक है। कौन से कण का यूज किया? अल्फा कणों का। अल्फा में पॉजिटिव चार्ज, गोल्डन फिल्म के अंदर बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा, दूर भाग गए। तो इन्होंने कहा कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस पन्नी के बीच में पॉजिटिव चार्ज था, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आया, जितने टकराए दूर भागा। इसका मतलब अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे से दूर भागते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये बात सबसे पहले किसने बताई? रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड ने सकारात्मक रूप से आवेशित अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर गिराया। ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी पर बिना टकराए निकल गए। अल्फा कणों का कुछ हिस्सा बहुत कम कोण से टकराया। बहुत ही कम अल्फा कण, 1 लाख में से एक, वापिस उसी रास्ते से लौट आए। पढ़ना है सिर्फ कि याद कर लेना। गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? रदरफोर्ड साहब ने दिया था, जिसका अन्य नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉड्यूल। ये पेपर में पूछा गया है। सेम सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? सेम सेम चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट। ये पेपर में पूछा गया, छोटी सी बात है। अब सुनो, अब इन्होंने क्या बताया कि उस परमाणु के केंद्र में कैसा चार्ज बताया इन्होंने? पॉजिटिव चार्ज बताया। और उसको इन्होंने नाम क्या दिया था? परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। तो नाभिक के बारे में कौन बताते हैं? रदरफोर्ड साहब। तो फादर ऑफ नाभिक, यानी कि नाभिक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो फादर ऑफ न्यूक्लियस, फादर ऑफ
न्यूक्लियस। कौन हो जाएंगे? रदरफोर्ड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे जी? रदरफोर्ड हो जाएंगे। मेरी स्पेलिंग और मात्राएं बहुत गलत होती है भाई, इग्नोर कर देना, ठीक है। तो नाभिक के खोजकर्ता कौन है? नाभिक के खोजकर्ता है जी रदरफोर्ड साहब। नाभिक में परमाणु का सारा धनात्मक आवेश और ज्यादातर द्रव्यमान होता है। समझते हैं इस बात को, क्या कहना चाहता है इन्होंने? क्या अच्छा ये बनाया है, पड़ा है इधर, देखो समझो पहले। इन्होंने क्या कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बिल्कुल सेंटर में होता है किसी भी एटम को, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नाभिक बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाहर जो नेगेटिव चार्ज चक्कर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बात ऐसे कही कुछ कि भी ज्यादातर जो भार होता है किसी भी एटम का ज्यादातर जो भार होता है वो किस में होता है जी? इसके न्यूक्लियस में होता है ना, ज्यादातर। और न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज होता है जी? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसे हम क्या कह रहे हैं? नाभिक कह रहे हैं। और इस नाभिक के खोजकर्ता कौन है? इस नाभिक के खोजकर्ता है जी रदरफोर्ड साहब। इन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम जो द्रव्यमान, मतलब इस एटम का पूरा द्रव्यमान है ना, वो किसके अंदर होता है? इस नाभिक के अंदर होता है ना, नाभिक के अंदर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस नाभिक के जो बाहर जो चक्कर लगाते हैं, कैसे चार्ज? नेगेटिव चार्ज बॉडी जो इस नाभिक के बाहर चक्कर लगाती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन पे इन्होंने क्या बताया? नेगेटिव चार्ज बताया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है ना, नाभिक के अंदर कैसा चार्ज रहेगा? नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कैसा चार्ज रहेगा जी? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और ये बात साफ साफ बोल दी थी रदरफोर्ड साहब ने। जो बाहर जो चक्कर लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है जी? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का ना, इस एटम के द्रव्यमान पर, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में, एटम के द्रव्यमान में इस इलेक्ट्रॉन का कोई भी योगदान नहीं। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये कह रहा है कि नाभिक का परमाणु का सारा धनात्मक आवेश इस नाभिक के अंदर होता है। किसी भी एटम का जितना भी धनावेश दो प्रकार के बताए थे किसने? इससे पहले जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन ने ये कहा कि भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी और इलेक्ट्रॉन धसे पड़े हैं। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके अंदर होता है? नाभिक। नाभिक में परमाणु का सारा धनात्मक आवेश तथा ज्यादातर द्रव्यमान होता है। यानी कि सारा का सारा द्रव्यमान किसी भी एटम का किसके अंदर होता है? नाभिक के अंदर होता है। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब ये सारा द्रव्यमान नाभिक के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। उस द्रव्यमान में, एटम के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जो बेटा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। इतना कम द्रव्यमान जो मतलब गणने योग्य ही नहीं है, वो क्या रोल प्ले करेगा एटम के भार में? समझ गए मेरी बात को? यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी एटम का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? क्वेश्चन बन गया, किसी भी एटम का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एटम के द्रव्यमान में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान कौन डिसाइड करती है? नाभिक। नाभिक के अंदर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा द्रव्यमान भी नाभिक के अंदर होता है। ये पेपर में क्वेश्चन। अगर मैं ये बात आपको सीधी बताता कि भी किसी भी एटम के अंदर ना इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता, तो आप कहते कैसे नहीं होता सर? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना। बेटा वो द्रव्यमान में उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो सबसे हल्का कण है। उससे भारी कौन? उससे भारी प्रोटॉन। उससे भारी कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से भारी कौन? न्यूट्रॉन से भारी पूरा एटम। एटम से भारी कौन? अणु। अणु से भारी कौन? पदार्थ। और पदार्थ समझे मेरी बात को? ऐसे चलना है सीक्वेंस में। तो कह रहा है कि नाभिक में परमाणु का सारा धनात्मक आवेश तथा ज्यादातर द्रव्यमान होता है। नाभिक का आवेश धनात्मक होता है। कैसी चार्ज बॉडी होती है? नाभिक पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अब पता लग गया कि इस नाभिक के अंदर, इस नाभिक द्रव्यमान कौन बना रहा है? नाभिक। तो द्रव्यमान नाभिक के अंदर क्या है? नाभिक के अंदर जी प्रोटॉन, प्लस में कौन है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किसी भी एटम के अंदर
किसी भी एटम के अंदर द्रव्यमान को डिसाइड करने वाले कौन है? तो आप कहोगे किसी भी एटम के अंदर द्रव्यमान को डिसाइड करने वाला एक प्रोटॉन होता है और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा अपना न्यूट्रॉन होता है। तो द्रव्यमान को डिसाइड करने वाले दो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन होते हैं जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर होते हैं? वो होते हैं जी अपने नाभिक के अंदर। एक तो हो गया प्रोटॉन और दूसरा कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन। और इन दोनों को मिलकर क्या बनाते हैं? नाभिक। नाभिक के अंदर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में ऋणात्मक आवेश कण यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। मैंने बता दिया ये नाभिक हो गया और इसके चारों ओर कौन घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। यह परमाणु मॉडल परमाणु की स्थिरता को समझाने में असफल रहे। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो वह हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कि रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट में कमी क्या थी? जिस प्रकार से सबसे पहले जॉन डॉल्टन, सबसे पहले इंडिया के साइंटिस्ट, उनके एक्सपेरिमेंट तो किसी का हिस्सा ही नहीं था। उनकी जो थ्योरी थी वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं। जॉन डॉल्टन साहब आते हैं, फादर ऑफ एटम, वो बता देते हैं, डिटो कॉपी पेस्ट करते हैं, बन जाते हैं साइंटिस्ट। फिर उसके बाद आते हैं जे थॉमसन। उन्होंने बताया कि एक धनावेशी चार्ज बॉडी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे पड़े नेगेटिव चार्ज, लेकिन उन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, वो कमी हो गई। फिर आते हैं कौन? रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब ने क्या यूज किया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट, बता दिया अच्छे से, बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा पाएंगे। लेकिन इनके मॉडल में कमी क्या है? इन्होंने कहा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो वर्क डन करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएंगे, ये बात वैसे ही समझाने के लिए है ना कुछ कार्य तो करेंगे, वर्क डन करेंगे। और वर्क डन जो होता है बेटा, कार्य जो हम करते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है जी? एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी? एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब इस बात का? भाई यार मैं कोई यहाँ काम कर रहा हूं, मैं यहाँ आपको टीच कर रहा हूँ, 1 घंटे पढ़ाया, 2 घंटे पढ़ाया, 3 घंटे पढ़ाया, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा मेरी एनर्जी क्या होती जाएगी? मेरी एनर्जी डाउन होती, डल होती जाएगी, बॉडी डल हो जाएगी। कोई धावक होता है, रनिंग करता है ना, तो उसको भी तो आराम चाहिए ना, बॉडी को भी आराम चाहिए। कार्य जब हम करते हैं तो हमारी एनर्जी है ना वो लॉस होती है। कार्य जितना करोगे एनर्जी उतनी लॉस होगी, कार्य कम करोगे तो एनर्जी लॉस ही नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब कुछ काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी लॉस हो रही है। एनर्जी लॉस हो रही है तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे चक्कर लगाना स्टार्ट करता है, तो ऐसे यहां से चक्कर लगाया, एनर्जी लॉस होती गई, लॉस होती गई, लॉस होती गई, लॉस होती गई, और लॉस होने के बाद एक टाइम आके इस न्यूक्लियस में गिर जाए। तो इनसे पूछा बाकी साइंटिस्ट ने, भाई आप सही कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन गिरे क्यों नहीं? एक टाइम के बाद इस न्यूक्लियस, इस नाभिक में आकर क्यों नहीं गिरे? और इसी बात को बोला गया कि परमाणु मॉडल, यह परमाणु मॉडल परमाणु की स्थिरता किसको नहीं बता पाए? स्थिरता को नहीं बता पाए। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, कि भाई ये इलेक्ट्रॉन बाहर जो चक्कर लगा रहे हैं ये इस नाभिक के अंदर आकर क्यों नहीं गिरे। इस बात को एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, जिनका नाम है नील्स बोहर, और वो बताते हैं परमाणु की स्थिरता के बारे में। और वो क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो चक्कर लगा रहे हैं ना, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से चक्कर लगाते, गेड़ी भी लगाने के लिए कोई मकसद होना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं मतलब सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, और सर्कुलर पाथ में लगाया गया चक्कर वर्क डन 0 होता है। वर्क डन क्या है? कार्य क्या है? किसी चीज को जब हम कोई फोर्सफुली कुछ काम करते हैं तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, वही तो कार्य को बताता है। जैसे मैंने ये कार्य क्या किया, ये मार्कर यहां लगा था, है ना, ये मार्कर ऐसे लगा है, मैंने ये उठाया है ना, ये उठा लिया, ये मेरे द्वारा किया गया कार्य है। लेकिन ये मैं उठा रहा हूं और उठ ही नहीं रहा, मैं पूरा जितनी एनर्जी लगा लूं ये उठा ही नहीं, इसका मतलब मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। सर्कुलर पाथ में आप चक्कर लगा के दोबारा वहीं पर आकर खड़े हो गए, इसका मतलब मेरे द्वारा किया गया कोई विस्थापन है ही नहीं। विस्थापन अगर होगा तो कार्य होगा, मतलब विस्थापन मतलब एक बॉडी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना विस्थापन होता है। तो विस्थापन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी, लेकिन मैं समझा रहा हूं। तो वो मेरे द्वारा कुछ किया ही नहीं गई, सर्कुलर पाथ में मैं घूम के वही आ गया, इसका मतलब वर्क डन 0 है। वर्क डन 0 है तो एनर्जी भी लॉस नहीं होगी, और एनर्जी लॉस नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर कक्षा में चक्कर लगाएंगे, और कक्षा में चक्कर लगाएंगे, कक्षा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं नील्स बोहर। समझ गए मेरी बात को? जो बच्चा इसको नोट करना चाहे वो नोट कर लेगा, फिर आगे ठीक है। और क्लास हो गई जी 53 मिनट की, नील्स बोहर वाली बात को मैं अच्छे से, तो यहां तक कोई समस्या किसी को? तो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। इस बात को ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपसे पूछ लिया जाता है कि परमाणु मॉडल, कौन सा परमाणु मॉडल जो रदरफोर्ड साहब ने दिया है, प्लम पुडिंग मॉडल की कमी क्या है? तो कहेंगे स्थिरता को नहीं समझा पाए, स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट है जी नील्स बोहर। कौन है जी साइंटिस्ट? बस लास्ट आ गया ये, और इसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना था, 4 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना था यार। और मैंने बताया भी तो ना इसके क्वेश्चन पूछे गए। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फादर ऑफ न्यूक्लियस कौन है, नाभिक की खोजकर्ता कौन है, मैं सीधा कह देता रदरफोर्ड साहब। आप कहते कैसे सर, क्या है ये न्यूक्लियस? तो मैंने बताया ना, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज है वो बताता है इस मतलब पूरी बॉडी का जो पूरा पूरा जो धनावेशित है ना, धन जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस नाभिक के अंदर होता है। और नाभिक के अंदर ही एटम का सारा क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इस द्रव्यमान को बनाने के लिए 3 पार्टिकल हो गए, कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जो उसके बाहर चक्कर लगाएंगे। वो तो आगे चलकर पता लगेगा कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता, सही बोला ना। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी दिया, वो तो आगे पता चलेगा। अभी मैं फिलहाल कैसे बोल दूं, अभी तो किसी साइंटिस्ट ने इस बात को बताया ही नहीं। तो नील्स बोर साहब आते हैं, नील्स बोर साहब आते हैं। नील्स बोर साहब आके क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो कमी रह गई थी रदरफोर्ड साहब से, कमी रह गई थी कि वो स्टेबिलिटी, स्थिरता को नहीं बता पाए। वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कोई भी जो एटम होता है, कोई भी जो एटम है, उस एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस पार्ट होता है, कोई भी एटम होता है बेटा, उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस पार्ट होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज और बाहर चक्कर लगा रहे हैं नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात हमने पढ़ ली थी रदरफोर्ड साहब से कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, तो वो चक्कर लगाते लगाते यहां से उसने स्टार्ट किया, और वो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जब चक्कर लगाएगा तो एनर्जी कुछ खत्म होगी, एनर्जी खत्म होगी तो उसने चक्कर लगाना स्टार्ट किया, और अंदर की तरफ इसे कोई खींच रहा है क्योंकि अंदर तो अपोजिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। तो वो एक टाइम के बाद इसके अंदर क्यों नहीं गिरा, ये बात को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कौन? नील्स बोर। तो बोहर का मॉडल यह समझाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरते। नील्स बोर साहब का जो मॉडल है वो क्या समझाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरते। नील्स बोहर ने माना कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर घूमते हैं, निश्चित ऊर्जा स्तर पर घूमते हैं। इन कक्षाओं को सेल या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो सबसे पहले, है ना, इस बात को भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आके कौन बताते हैं? नील्स बोर साहब बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर घूमते हैं। क्या किसमें घूमते हैं जी? एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर घूमते हैं, ऊर्जा स्तर पर घूमते हैं। इन्हीं ऊर्जा स्तर को, है ना, इन्हीं ऊर्जा स्तर को हम क्या कहते हैं जी? सेल कहते हैं, है ना। इन्हीं ऊर्जा स्तर को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और इन्हीं ऊर्जा स्तर को सेल या ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं, कक्ष या, है ना, कक्ष कहते हैं। तो फादर ऑफ, है ना, फादर ऑफ कौन? ऑर्बिट बोल देते हैं। फादर ऑफ ऑर्बिट या फिर फादर ऑफ सेल कौन है? फादर ऑफ ऑर्बिट या फादर ऑफ सेल कौन है? नील्स बोर। कौन है? नील्स बोर साहब। नील्स, बोलो कहानी क्लियर हुई कि नहीं? तो सबसे पहले बताया, किस वजह से बताया? क्योंकि पिछले जो साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड साहब, वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। इन्होंने आके बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिनको हम ऊर्जा स्तर या सेल कहते हैं। तो फादर ऑफ सेल या फादर ऑफ निश्चित ऊर्जा स्तर, है ना, जिसको हम ऑर्बिट या सेल कहते हैं, वो कौन है? नील्स बोर साहब है। तो बोहर का मॉडल इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरते ये बताता है। बोहर ने माना कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमते हैं। इन कक्षाओं को सेल या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कहीं घूम लेगा। अगर जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि पहले ऊर्जा स्तर, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, दूसरे में है 8 घूमते हैं, तीसरे में 18 घूमते हैं, चौथे में 32 घूमते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा में घूम रहे हैं ना, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो उस एनर्जी बैंड से मैच करती है। कहने का मतलब ये कि वेव्स मैच करती है। बोलते हैं ना, तेरी मेरी तो टोन मैच कर रही है, तभी तो हम एक दूसरे के साथ हैं। होता है ना ऐसा, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही तो छोटी छोटी बातों में ट्रिक्स डालता है और बोलता है ना, यार देख तेरे और मेरे बीच में कितनी सिमिलरिटी है, अपनी तो टोन मैच हो रही है, बस बन गई बात। अपने को तो भगवान ने बना के भेजा है, अपनी तो जोड़ी ऊपर से बन के आई है, सातों सातों जन्म का साथ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाएगा ना, उसके साथ उसकी एनर्जी मैच करेगी। तो बोला है कि कहता है इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा और धनात्मक आवेश वाला क्या होता है? नाभिक होता है। तथा इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऐसे नहीं लगाते, ये तो समझाने के लिए, वैसे चक्कर तो ऐसे लगाते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं, समझ गए ना। लेकिन हमें समझने के लिए हम कुछ इस प्रकार से बता देते हैं, चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, अच्छा, जब वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, इस बात को मैं यहां लिख दूं
कि सर्कुलर 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 मतलब वृत्ताकार, सर्कुलर पाथ में बेटा वर्क डन, सर्कुलर पाथ में वर्क डन, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, वर्क डन है वो क्या होता है, जीरो होता है, सर्कुलर पाथ में वर्क डन जीरो होता है। इस वजह से एनर्जी लॉस, इस वजह से बेटा एनर्जी लॉस भी क्या होगा, एनर्जी लॉस भी जीरो होगा। सर्कुलर पाथ में वर्क डन, हिंदी में लिखना चाहे वो बच्चा लिख सकते हैं, सर्कुलर पाथ में वर्क डन जीरो होता है, एनर्जी लॉस भी क्या होगा, इंजीनियर लिख दिया, एनर्जी लॉस भी क्या होगा, जीरो होगा। और जब एनर्जी लॉस जीरो होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, गिरेगा ही नहीं। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति, ये जो वृत्तीय गति है के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, एनर्जी मिलती कहाँ है, जैसे ऐसे समझो, अपने अर्थ वाला एग्जांपल लेते हैं, वहां से कहानी क्लियर हो जाएगी, फिर मैं इस क्लास को विराम दूंगा, ठीक है। इस बात के साथ ही बस इतना सा समझ लेते हैं, फिर इस क्लास को हम छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है कि अपनी जो अर्थ है, इस अर्थ के बाहर अपना जो उपग्रह है कौन है, अपना एक कृत्रिम उपग्रह हो गया चंद्रमा, और एक कृत्रिम नेचुरल हो गया, और एक आर्टिफिशियल हो गया। कृत्रिम जैसे चंद्रमा हो गए, और अपने जो कौन है सैटेलाइट, वो चक्कर लगा लेते हैं। कैसे चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि अपनी पृथ्वी का एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो इनको खींच के रखता है, और वो खुद से भी एनर्जी है। तो खुद से एनर्जी जो लगा रहे हैं उससे तो वो दूर भागेंगे, और अपनी पृथ्वी वाली उसे खींच के रखी है, पकड़ के रखी है, तो वो अभिकेंद्रीय बल है जो इनको खींच के रखता है। तो कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या तो अंदर गिर जाएंगे, या अगर अंदर का कुछ कम चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ऐसे नहीं होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे को खींचेंगे, दोनों चार्ज एक दूसरे को खींचेंगे, और सर्कुलर पाथ में किया गया वर्क डन जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, कौन सा बल जी, अभिकेंद्रीय बल, नाभिक में स्थिर धनावेशित प्रोटॉन एवं ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल से मिलता है। यानी कि ये साफ साफ कह रहे हैं नील्स बोर साहब कि जो नाभिक के अंदर है, कौन किसके अंदर, नाभिक के अंदर है ना, नाभिक के अंदर जो कैसा चार्ज है, नाभिक के अंदर है जी पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है जी, नो पॉजिटिव चार्ज। और बाहर जो चक्कर लगा रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं जी, एक दूसरे को करते हैं जी अट्रैक्ट, ये इसको खींच लेगा, ये इसको खींच लेगा, और यही यही अट्रैक्शन किसको बनाता है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र में जो मौजूद है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है ना, धनावेशित और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल है उससे ये एक दूसरे समझ गए मेरी बात को। और यही क्या कहलाता है, आकर्षण बल कहलाता है, यही आकर्षण बल। आकर्षण बल जो अंदर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं इन दोनों के आकर्षण बल, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। आएगा ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, उसी बल की हम बात करें, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है। तो यहां से अब अपना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से सेल स्टार्ट हो जाएंगे, ऊर्जा स्तर स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, यहां से इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको हम सेल बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे KLMN, जिसमें आएंगे 2, 4, 8, 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, एनर्जी लेवल आ जाएगा। उसके बाद जो अपना स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएंगे बेसिक पार्टिकल, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। फिर ये एक छोटी सी बात रहेगी, कुल मिलाकर चीजों को हम लिंक करके पढ़ेंगे, और लिंक करके पढ़ेंगे तो मेजरमेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस की किसमें मैपते हैं। फिर नाभिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, फिर प्रोटॉन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, प्रोटॉन, ये बेसिक क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाएंगे कि भी इसकी आवेश कितना है, द्रव्यमान कितना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को पढ़ने के बाद अपनी एटम की थ्योरी से रिलेटेड अपना पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा। होप सो आज की क्लास में आपने एंजॉय किया होगा, और चीजों को समझ के और एक एक चीजों को लिंक करके आपने पढ़ा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, कल की क्लास में इस एटम को पूरा कर देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे बताया वैसे पढ़िए। अब वीडियो देखने के बाद पीडीएफ को रीड आउट कर लीजिए, फिर से वीडियो 2 की स्पीड में देख लीजिए। विश्वास दिलाता हूँ क्वेश्चन होगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।